तो स्वागत है आप सभी का। आज हम संहिता अध्ययन 1 के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स से हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 100 एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं एमसीक्यूज यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ, ये सारी ही यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये अप्लीकेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एमसीक्यू आपको कॉन्फिडेंस देंगे और 20 में से ज़्यादा आप एमसीक्यू सही कर सके, इसका आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हम आगे वीडियो में बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निद्रानाश, इंद्रिय भंश एवं कंप के लक्षण वृद्ध डैश के कारण उत्पन्न होते हैं। तो दैट इज डी, उसका आंसर है वात। वात की वजह से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर डैश पक्षी के केवल दृष्टि से ही विष का प्रभाव कम हो जाता है। दैट इज मोर की दृष्टि से ही विष का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अगर आप देखें तो वो क्या है, मोर पंख लगाते हैं। इसलिए मोर का बहुत महत्व है हमारे सनातन शास्त्र में, हमारे हिंदू कल्चर में, कि मोर पक्षी की केवल दृष्टि से ही विष का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्याधि से पीड़ित व्यक्ति जल प्राशन ना करे। कौन सी व्याधि से पीड़ित जल प्राशन ना करे? दैट इज इन सभी, इसकी अग्नि मांद्य हो, उसके बाद गुल्म हो, उसके बाद शोष हो, उसके बाद उदर हो, फिर अतिसार हो, फिर अर्श हो, पांडु ग्रहणी शोथ, इन सभी विकारों में जो पीड़ित व्यक्ति है उन्होंने जल का प्राशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ताम्रचूड़ मांस रस का सेवन, मद्य सुरापान आदि उपाय डैश वेग धारण जन्य विकारों में किए जाते हैं। तो फोर्थ का आंसर हमारा है डी। देखो, ताम्रचूड़ मांस रस, ताम्रचूड़ मतलब मुर्गी का मांस, और मुर्गी का मांस का रस, इसका सेवन, उसके बाद मद्य सुरापान आदि, स्त्री सेवन, स्त्री संग, ये उपाय कौन से वेग धारण जन्य विकारों में एज अ उपचार, अगर वो शुक्र वेग आपने धारण किया है, यहाँ पर वही आंसर दिया है, शुक्र वेग अगर आपने धारण किया है तो उसके उपचार में ये सब चीज़ें दी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है शुक्र। नेक्स्ट हमारा है, वसंत ऋतु में आहार मुख्यतः डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लघु एवं वृक्ष होना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ, डैश व्याधि से पीड़ित व्यक्ति तांबुल सेवन ना करे। कौन तांबुल सेवन ना करे? रक्त पित्त, अम्ल पित्त, ऐसे जो विकार है उनमें तांबुल सेवन वर्जित बताया गया है। उसके बाद अष्टांग हृदय ग्रंथ के निदान स्थान में कितने अध्याय है, ये आपने इसमें भी पढ़ा होगा, आयुर्वेद इतिहास में भी पढ़ा होगा। तो इसका क्या आंसर होता है? बी, सेवेंथ का बी, 16, है ना, सेवेंथ का बी। अगर यहाँ पर मैं कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ जाते हैं। 8, व्रण शोधन, सर्दी, कुष्ठ, विष, ज्वर, कफ एवं कंडू नाशक गुणों के द्रव्यों का डैश गण में समावेश किया गया है। देखो, आपको पता होगा आयुर्वेद में अलग अलग गण होते हैं। तो यहाँ पर आरग वदादि गण है, उसमें व्रण शोधन मतलब हमारा जो इंजुरी हो जाती है उसको ठीक करना। उसके बाद सर्दी मतलब उल्टी, कुष्ठ मतलब हमारा क्या होता है, एक स्किन डिसीज़ होता है, शायद उसको सोराइसिस बोलते हैं, नहीं सोराइसिस नहीं बोलते हैं, सोराइसिस के लिए अलग शब्द है। कुष्ठ मतलब एक स्किन डिसीज़ होता है बेसिकली। उसके बाद विष, ज्वर मतलब फीवर, कफ एवं कंडू मतलब खुजली, खुजली नाशक गुणों के द्रव्यों का किस गण में समावेश है? आरक बता दी। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, गर्भवती, सद्य प्रसूता, वृद्ध एवं बालक आदि रुग्ण डैश के योग्य होते हैं। तो दैट इज ब्रूहण के योग्य होते हैं, क्योंकि सद्य प्रसूता, देखो ना, आप समझ सकते हैं, बालक, ये सब चीज़ें ब्रूहण करने के योग्य, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत है, उनको संतर्पण चिकित्सा की ज़रूरत है। उसके बाद 10, तक्र इनमें से कौन सी व्याधियों का नाश करता है? तो अगर हम देखें तो तक्र हमारा शोथ, उदर एवं अर्श इन व्याधियों का नाश करता है। फिर किस प्राणी का दुग्ध हृदय के लिए अहितकर गुणों का होता है? हृदय के लिए जो अच्छा नहीं होता है वो होता है हमारा आविक। अब ये आविक क्या है, आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में आप उत्तर दीजिए। उसके बाद भ्रुष्ट गवेदुक से निर्मित यवागु डैश कार्य करती है। तो ये क्या है, इसका आंसर है बी, दैट इज कर्षण। फिर 13, शोधन वृक्ष डैश है, क्या है? 13 का हो गया सी, 6,
है ना। तो शोधन वृक्ष 6 है। उसके बाद 14 है, बहिर्परिमार्जनार्थ कुल डैश योगों का वर्णन किया है। तो कितने योगों का? 32 योगों का। ये देखो टिपिकल चीज़ें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगी आपके नोट्स में। उसके बाद रसायन का उपयोग कितने दिन में करना चाहिए? तो इसका आंसर है डी, 15 का डी दे रखा है। तो 15 का आंसर हमारा डी दे रखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अंजन में दो प्रकार के अंजन होते हैं, एक रसांजन और एक सोविरांजन। ठीक है, तो जो रसांजन होता है उसका उपयोग पंचरात्रि अष्टरात्रि में बताया गया है। और इसके विपरीत, विपरीत मतलब इससे अलग, इससे भिन्न, रसांजन से भिन्न हमारा जो सोविरांजन है उसका हमें प्रतिदिन प्रयोग करने के लिए बोला है। प्रतिदिन दिनचर्या में उसका समावेश किया गया है। लेकिन रसांजन हमारा पंचरात्रि अष्टरात्रि बताया है। उसके बाद सहज कालज युक्तिकृत त्रिविध डैश के प्रकार, ये बल ही होगा मेरे हिसाब से। 16 का आंसर हो सकता है यस बी ही है। उसके बाद वायु के गुण डैश ने बताए, मरीचि वायुर्विद कांकायन कृष सांकृतायन। किसने बताए? किसने बताए? कृष सांकृत्यायन ने वायु के गुण बताए। फिर उसके बाद पश्चिम महासागर में विलीन होने वाली नदियों का जल डैश नहीं होता है। तो ये दिया हुआ है हमारा द्रव द्रव्य विज्ञान ये चैप्टर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपथ्यकर। पश्चिम महासागर में विलीन होने वाली नदियों का जल अपथ्यकर नहीं होता, मतलब पथ्यकर होता है मेरे हिसाब से। अगर कुछ गलत है आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। फिर मूत्र वेग धारण जन्य व्याधियों में डैश स्नेह दिया जाता है। ऑफ कोर्स अवपीड़क, 19 का सी, बिल्कुल अवपीड़क घृत। अब अवपीड़क घृत का क्या मतलब होता है कि देखो खाना खाने से पहले और खाना पच जाने के बाद, ऐसा कुछ तो भी है। अगर मैं कुछ गलत हूँ मुझे करेक्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पर मूत्रवेग धारण जन्य व्याधियों की चिकित्सा में वहाँ पर अवपीड़क घृत का उपयोग किया जाता है। फिर पिप्पल, उदुम्बर, लोद्र, जम्बू, अर्जुन, प्लक्षर, आम्र एवं पलाश वृक्षों का डैश गण में समावेश होता है। ये 15th चैप्टर का एमसीक्यू है, शोधनादि गण संग्रह। देखो ये आपने पढ़ा नहीं होगा ज़्यादातर लोगों ने, मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे क्यू एल क्यू नहीं आता है। आया तो एमसीक्यू आएगा। अब उसका टेंशन मत लीजिए, जो जो यहाँ पे मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ बस रट के चले जाइए। इसमें कुछ ये वाली बात नहीं है, सिर्फ लर्न करने वाली ही बात है कि कौन से गुण में क्या क्या द्रव्य आते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है, और उस द्रव्य का, उस गण का लीडर कौन है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे पता है आपके पास समय यहाँ पर कम होगा, इसीलिए आप बस इन एमसीक्यू को बस रट लीजिए। अभी फिलहाल आगे बढ़ जाए। तो 20 का आंसर हमारा क्या हो गया? डी। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट, दैट इज सेट नंबर 2। इसमें फर्स्ट, अव्यक्तो डैश किंचित अन्ते व्यक्तो अपि च इष्टते, इष्यते। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, अनुरस। देखो इसका मतलब क्या, अनुरस से मतलब एक लास्ट में हमें फील होता है, जैसे आप आंवला खाने के बाद अगर आप पानी पीते तो एक आपको एक लास्ट में टेस्ट महसूस होती है, उसको क्या कहते हैं? अनुरस। इसलिए अव्यक्तो किंचित अंते, मतलब वैसे तो व्यक्त नहीं होता है रस के साथ, लेकिन अंत में थोड़ा सा व्यक्त होता है, थोड़ा सा उसका महसूस होता है, थोड़ा सा महसूस होता है, उसे हम अनुरस कहते हैं। फिर सेकेंड है, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म। ये डैश महाभूत के गुण है। तो किस महाभूत के गुण है ये? सेकेंड का बी, दैट इज आग्नेय के गुण है। फिर थर्ड, विष का परिणाम नष्ट करने के लिए डैश भस्म का उपयोग किया जाता है। तो ये है अपना ताम्र और सुवर्ण। बिल्कुल, सुवर्ण तो बेस्ट विषनाशक है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है सुवर्ण भस्म के पास। ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसके साथ साथ विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। सेम विथ ताम्र, दैट इज कॉपर। नेक्स्ट है, मांस वर्ग के उप प्रकार कितने हैं? भाई कितना आसान है, विलेशय वगैरह वगैरह जो दिए हुए हैं ना वहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8। 4 ऊपर है 4 नीचे है, आप देख लीजिए नोट्स में। उसके बाद अकाले बहुचा अल्पम व भुक्तम तु। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए विषमाशन, मतलब तुम्हारा खाने का कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी खा रहे हो, है ना, किसी भी काल में खा रहे हो, और कभी ज़्यादा खा रहे हो। बहुच अल्प व भुक्त, तो मतलब काल का कोई ठिकाना नहीं, मतलब कभी भी खा रहे हो, और क्वांटिटी का भी कोई पता नहीं, कभी कम खा रहे हो कभी ज़्यादा खा रहे हो। तो ये चीज़ किस में आ जाती है? ये विषमाशन होता है। फिर कृष व्यक्ति में पुष्टि निर्माणार्थ डैश का उपयोग किया जाता है। क्या है? 6th क्वेश्चन, है ना। इसका क्या होना चाहिए आंसर?
क्या होना चाहिए, सोचिए। इसका आंसर होना चाहिए सुरा। देखो कृश व्यक्तियों में अनुपान भी सुरा बताया है, और इससे वो ब्रूहण उसका होता है। अभी फिलहाल यही आप याद रखिए, जो कृश व्यक्ति होता है उसे अनुपान में सूरा दिया जाता है, जिससे कि उसका ब्रूहण हो सके। और जो स्थूल व्यक्ति होता है उसका हमें जब अपतर्पण या फिर लंघन करना है तो उसे अनुपान में हम मधु देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद 7 कपोल गह दाह कृतीय डैश रस के रक्षण है। देखो कपोल, कपोल का क्या अर्थ है? कपोल मतलब मेरे हिसाब से अपना ये फोर हेड होता है मेरे हिसाब से। गल मतलब गला, दाह कृत मतलब दाह करने वाला। यह डैश रस का लक्षण है। किस रस का लक्षण है ये बताइए? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, बताइए बताइए। हाँ, इसका आंसर है बी, लवण। देखो आप कभी फील करो कि आपका गला खराब है और आप एकदम नमक खा लो, तो ऐसा बोलते हैं ना कि घाव पे नमक मत छिड़को। क्यों नहीं छिड़को? क्योंकि वो घाव को बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन देता है, वो दाह करता है। तो कपोल गल दाहकृत यह लवण रस का लक्षण है। बहुत बच्चे इसमें अम्ल रस से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है लवण। तो 7 का बी है लवण, बिल्कुल 7 का बी है। उसके बाद एट्थ यह द्रव्य अश्मरी नाशक है, दॅट इज कुलथ, है ना, कुळिथ आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो। तो कुलथ जो होता है यह द्रव्य अश्मरी नाशक है। अश्मरी मतलब स्टोन, मूत्राश्मरी मतलब किडनी स्टोन। याद रखना, अश्मरी मतलब क्या होता है बेटा? स्टोन होता है। नेक्स्ट, वसंत शरद ऋतु के दौरान व्यवसाय में डैश दिवस का अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? दैट इज 3 दिन का अंतर। उसके बाद अमृता पटोल ये डैश रस के अपवाद द्रव्य उदाहरण है। तो तिक्त, देखो अमृता पटोल ये तिक्त रस के अपवाद द्रव्य के उदाहरण है। तिक्त मतलब क्या होता है? मैंने ऐसा याद रखा है, तिक्त मतलब तिक्त से तीखा, उससे उल्टा कर दो कड़वा, मतलब कड़वे रस में अमृता पटोल ये रस के अपवाद द्रव्य के उदाहरण है। अब अपवाद क्या है एग्जैक्टली ये मुझे तो नहीं पता, पढ़ा है मैंने लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो अगर आपको आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। 11th, औत्सुक्य मोह और अति निर्माण होने पर व्याधि को डैश जान ले। डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से महाचतुष्पाद अध्याय से पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर है डी, अनुपक्रम्य। मतलब जो असाध्य में एक याप्य है, मतलब कुछ दिन चलाया जाए, लेकिन दूसरा है अनुपक्रम्य जो कि बहुत ही हाई स्टेज का व्याधि है, जिसको कि हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए, ऐसा संकेत हमारी संहिताओं में दिया है। क्योंकि उसमें पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि वो बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकता। वहाँ पे 2 से अधिक दोष, 3-4 से अधिक धातु, और मार्ग भी उसका बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ऐसे केस में ये डिसीज असाध्य में अनुपक्रम्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पे औत्सुक्य मोह और अति अरिष्ट लक्षण, ये एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, अरिष्ट लक्षण। ये चीज़ें जब उसमें हो जाती है तो वो व्याधि कौन सा बन जाता है? वो व्याधि अनुपक्रम्य व्याधि हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। कंडू मल श्रम स्वेद नष्ट करने वाला कर्म क्या है? मुखलेपन, स्नान, उद्वर्तन, अभ्यंग। यहाँ पर मुझे लगता है इसका उद्वर्तन होना चाहिए। 12 का बी, यस यू आर राइट। 12 का बी दैट इज, अरे स्नान नहीं, मैं मतलब सही नहीं हूँ मैं। 12 का बी, 12 का बी दैट इज स्नान। माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई, समझ गया क्यों गलती हो गई। देखो उद्वर्तन में स्नेह नष्ट होता है, यहाँ पे स्वेद दिया है मतलब पसीना, पसीना हमारा स्नान में नष्ट होता है। श्रम मतलब हम थक के आते हैं, स्नान करते हैं, हमको फ्रेश लगता है। मल मतलब शरीर के ऊपर का मैल, उससे होता है। उसके बाद कंडू, खुजली भी अगर हमको होती है तो स्नान करने से हमको उससे भी राहत मिलती है। उसके बाद समवायित तो निचेष्ट कारण गुण ही होगा ये, और क्या होगा? बिल्कुल गुण है। शरीर के दोष डैश तथा मन के दोष कितने हैं? बिल्कुल भाई ये तो लप्पू क्वेश्चन है कि शरीर के दोष 3 है ना, मन के दोष 2 है। वात पित्त कफ ये शरीर के दोष है, राजसिक तामसिक ये मन के दोष है। इसका श्लोक भी है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़ो। पक्वाशय गते दोषे डैश प्रयोजयत। पक्वाशय गत दोष है तो वही वीर्य का अर्थ ही करेंगे ना भाई। 15 का बी होगा ना, बिल्कुल। पक्वाशय में दोष है तो उसको समीपस्थ मार्ग, गुदा मार्ग से हम बाहर निकालेंगे और उसका विरेचन करेंगे, इसलिए वीर्य का अर्थ है। षड रसों के कुल संयोग कितने हैं?
एक तो 63 और 56 इन दोनों में से ही है जो भी है। तो 16th का आंसर क्या होगा? बी। 16 का आंसर है बी, दैट इज 63। उसके बाद सत्वमात्मा शरीरम च त्रय में तत डैशवत क्या है? बताइए बताइए। त्रिदंड हो जाएगा, है ना। उसके बाद त्रिसूत्र क्या है? त्रिदोष तो पता ही है आपको। त्रिस्कंद क्या है? ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि इस पे ना आकर ये इस पे या फिर इस पे क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट, कारण द्रव्यों की संख्या डैश बताई है, तो कितनी बताई है? 18 का यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा 18 का डी बताया गया है यहाँ पर। 18 का आंसर है डी। बिल्कुल, कारण द्रव्यों की संख्या 9 बताई है, उसमें से 5 हमारे महाभूत है। नहीं, वह ना ये कारण द्रव्य, हाँ कारण द्रव्यों की संख्या 9 बताई है। उसमें ये दो चार्ट पड़ते हैं, इसमें एक इसमें, अरे क्या यार ये मुझे याद नहीं आ रहा है। एक इसमें 5 होते हैं, एक इसमें 4 होते हैं। मतलब एक इसमें मतलब आकाश को इसमें डाला गया है इधर, और मन को इधर डाला गया है, जिसमें परमाणु होते नहीं होते, ऐसा कुछ तो भी कंसेप्ट है। माफ़ कीजिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे पता है वो, बस नाम रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है। गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्धा अम्ल मधुरा त्यजेत डैश ऋतु में इसका पालन करे। ये मुझे ग्रीष्म ऋतु की गंध क्यों दे रहा है? 19 का सी। अरे यार, गंध ही दे रहा है, गलत हो गया, सॉरी। वसंत, अरे वसंत ऋतु का है ये। क्या दिया हुआ है 19 का? 19 का सी दे रखा है, तो 19 का आंसर है सी। वसंत ऋतु में हमें गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुर त्यजेत इनका त्याग करना चाहिए। उसके बाद 20, प्रभाव वेद से द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं? प्रभाव वेद से 3 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर 3। तो फर्स्ट, डैश टू निशेष्ट कारण गुण समवायी। फर्स्ट का ए। फलिनी द्रव्य कितने होते हैं? सीधा सीधा संख्या पूछ ली है यहाँ पर, तो बी होते हैं, 19 होते हैं। सेकंड का बी। उसके बाद त्रिस्कंद क्या है? क्या है त्रिस्कंद? आप यहाँ पर इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि लास्ट इसमें मैंने एक ऐसा ही सॉल्व किया था। आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर बताइए। फिर अनेक वर्णम वमति किसका लक्षण है ये? इसका आंसर है पक्वाशयगत विष। अगर होता है तो बहुत अलग मतलब विवरणता होती है उसकी वोमिट में, मतलब अलग अलग रंगों की वो उल्टी करता है। ठीक है। उसके बाद विषयुक्त क्षीर में किस वर्ण की रेखा उत्पन्न होती है? तो विषयुक्त क्षीर में यहाँ पर ताम्र वर्ण की रेखा उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप वो पढ़ लीजिए, मतलब घी खराब हो जाए तो कौन सी रेखा होती है? गुलाबी रेखा। अगर यहाँ पे लिखने में मेरा कुछ गलती हो गया तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद विष की चिकित्सा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका यहाँ पे स्वर्ण भस्म, मैंने पहले ही बताया स्वर्ण और ताम्र। लेकिन इसमें अगर स्वर्ण और ताम्र दोनों ऑप्शन होते तो आप स्वर्ण मारते, क्योंकि स्वर्ण का ज़्यादा विषनाशक गुण है एज कम्पेयर टू ताम्र। फिर शोफ अक्षिगंड जो किस अजीर्ण का लक्षण है? दैट इज आमाजीर्ण। ओके, आमाजीर्ण में शोफ अक्षिगंडयो ये बताया गया है। उसके बाद विदग्धाजीर्ण की चिकित्सा क्या है? इसकी चिकित्सा है वमन। फिर भुक्तोस्योपरि भोजनम क्या है? क्या है ये? दैट इज अध्यशन। मतलब अध्यशन में क्या होता है कि भुक्तस्योपरि भोजनम मतलब खाना खाया उसके बाद फिर से खाना खाया, गैप न देते हुए, उसे हम अध्यशन कहते हैं। इसमें से कौन से नित्य सेवनीय द्रव्य है? मांस, निष्पाव, गोधूम, किलाट। मेरे हिसाब से गोधूम होना चाहिए। 10 का सी। देखते हैं, बिल्कुल सही है, 10 का सी। उसके बाद रुदम जीवनम स्तंभ किस वीर्य के लक्षण है? मेरे हिसाब से यहाँ पर ये शीत का होना चाहिए, 11th का ए। बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, बिल्कुल सत्व, 12th का ए। बिल्कुल 12th का ए। फिर एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट। फिर 13 क्वेश्चन, दैट इज चरक संहिता का प्रयोजन क्या है? दैट इज
धातु साम्य, ये इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य करना। ठीक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रशमनम ये है, लेकिन धातु साम्य यहाँ पे मेरे हिसाब से चरक संहिता का प्रयोजन ये है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, है ना। 13 का डी है, 13 का डी है। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद 14, दष्टा पश्यति ही क्रिया किसके लिए कहा गया है भाई साहब? ये आत्मा के लिए कहा गया है ना भाई। 14 का डी आत्मा के लिए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि आपको क्रिया, पदार्थ और संहिता में बिल्कुल सफल होते हुए रिपीट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये नहीं करना है, मतलब रिपीट हो सकते हैं, मतलब होते ही है, क्योंकि एट लास्ट आयुर्वेद तो एक ही है ना भाई। उसके बाद दैव युक्ति वपाश्रय चिकित्सा किसके लिए कहा गई है? मानसिक दोषों के लिए कहा गई है, शारीरिक के लिए भी कहा गई है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर 15 का सी होगा, बिल्कुल सही है, दोनों के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए। फिर द्रव्यों के त्रिविध भेद में क्या सम्मिलित नहीं है? तो त्रिविध भेद में दोष धातु, देखो दोष प्रशमक है, धातु प्रशमक है, स्वस्थ हितकर, नहीं नहीं, मेरे हिसाब से दोष प्रशमनम धातु प्रदूषणम स्वस्थ हितोर्मतम त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, ऐसा कुछ तो भी श्लोक है उसका। तो मेरे हिसाब से धातु प्रशमक इसका आंसर होना चाहिए, नहीं बोला है ना। 16 का सी होना चाहिए, तो 16 का सी बिल्कुल सही है। 16 का आंसर है सी। तो लवण रस का विपाक क्या है? लवण रस का मिता है, देखो मधुर अम्ल लवण का विपाक मेरे हिसाब से मधुर ही होना चाहिए, तो 17 का सी बिल्कुल सही है। 17 का सी मारते हैं। फिर अधोगामी द्रव्य में किन महाभूत की प्रधानता होती है? ऑफ कोर्स पृथ्वी और जल, क्योंकि वो जड़ महाभूत है, नीचे खींचेंगे। वही अगर वायु और अग्नि है तो ऊपर की ओर, मतलब वो वमन कारक होंगे। अधोगामी द्रव्य मतलब विरेचन करने वाले, इसमें पृथ्वी जल होगी, और शमन करने वाले आकाश महाभूत में होगी। ये तो आपको दिया हुआ है संहिता में, सीधा सीधा कंसेप्ट। तो 18 का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, 18 का सी, दैट इज राइट। 18 का सी आंसर करेक्ट है। फिर त्रिदंड क्या है? क्या है त्रिदंड? त्रिदंड का मेरे हिसाब से आंसर सत्व आत्मा शरीर होना चाहिए। फिर आयु के कितने, आयु के प्रकार कौन से हैं? यहाँ पर ये तो बहुत ही लप्पू क्वेश्चन है, दैट इज हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखायु मतलब सुखकर आयु, और दुखायु मतलब दुखकर आयु। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद हमारे आ जाता है मॉडल क्वेश्चन नंबर पेपर 4। तो उसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन, अतुल्य दुष्य देश अर्तु प्रकृति ही किस व्याधि का लक्षण है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, सुख साध्य, मतलब दुष्य देश प्रकृति अतुल्य मतलब हमारे फेवर में है। इस तरह से यहाँ पे शायद इसका मीनिंग हो सकता है। मतलब ये सुख साध्य व्याधि जो होती है उसमें मतलब प्रकृति अच्छी होती है, दुष्य भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, दोष भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, ज़्यादा अंदर बीमारी नहीं गई होती, ज़्यादा समय से बीमारी नहीं होती, ये कुछ लक्षण दिए हुए आप पढ़ सकते हैं सुख साध्य में। सेकंड, रसांजन का प्रयोग अष्टांग हृदय अनुसार कब बताया? अभी बताया था, पंचरात्रि अष्टरात्रि, है ना। तो पंचरात्र अष्टरात्र साला, ये तो दोनों सही होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए यार? ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे कंट्रोवर्शियल लग रहा है, क्योंकि एक सोविरांजन तो प्रतिदिन बताया, रसांजन पंचरात्रि अष्टरात्रि बताया, सप्तरात्रि क्या है यार? ये थोड़ा सा क्वेश्चन को संदेह के दायरे में ये चीज़ कर देती है खड़ा, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 3, हेमंत ऋतु में किन रसों का सेवन करना चाहिए? अगर आप पढ़ेंगे तो हेमंत ऋतु में मधुर अम्ल लवण। उसके बाद अवपीडक घृत का प्रयोग किस वेग धारण में होने वाले मूत्र में बताया? फोर्थ का बी, ऑफ कोर्स 100%। जीवन तर्पण वृद्धि हृदय किनके गुण बताए गए हैं? गंगा अम्बु, शीताम्बु, उष्णाम्बु, क्वथित जल। तो इसका आंसर है गंगा अम्बु, मतलब अम्बु मतलब जल, तो गंगा अम्बु मतलब गंगा जल, गंगा का पानी। ये इसको क्या बताया? जीवनम है, जीवन देने वाला, तर्पण करने वाला, हृदय आदि इसके गुण हैं, इसलिए गंगा जल का इतना हमारे इसमें महत्व है। फिर त्रिजातक में क्या क्या सम्मिलित है? देखो त्वक तो होता है, त्वक, त्वक। उसके बाद छोटी इलायची होती है, पत्र, केसर, चौवे, ये तो गया ही काम से, ये भी गया काम से। तो एला इसमें है, और पत्र भी होता है। मेरे हिसाब से त्रिजातक में बी होना चाहिए था, सिक्स का बी, सिक्स का बी, बिल्कुल सिक्स का आंसर है बी। विषम उसके बाद सिक्स का बी के बाद 7 का विषम मिश्रित मांस रस में किस वर्ण की रेखाएं मिलती है? तो मैंने पहले ही बोला था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 7 का आंसर है सी, दैट इज नील रंग की रेखा। उसके बाद अर्धसोहित्य मात्रा किस प्रकार के आहार के लिए कहा गया है? तो ये लघु के लिए कहा गया है मेरे हिसाब से, है ना। नहीं, वैसे तो गुरु के लिए कहा है मेरे हिसाब से, देखते हैं।
एट का ए, यस, गुरु के लिए कहा है, लेकिन लघु के लिए भी कहा है, लेकिन मेनली गुरु के लिए कहा है। मतलब ऐसा संहिता में वर्णन मिलता है कि गुरु अगर अन्न है तो आधा ही पेट भर के खाए, लेकिन अगर लघु भी है तो भी आधा ही पेट खाए। लेकिन क्योंकि गुरु पचने में ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो अगर आप पूरा पेट भर के खाएंगे तो गुरु में ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन लघु में अगर आप इनकेस पेट भर के खाते हैं तो आसान होने की वजह से वहाँ पर पच जाएगा। लेकिन फिर भी पेट भर के एकदम नहीं खाना चाहिए, फिर भी कठिनाई तो होती ही है आपके पेट को उसको पचाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि लघु भी अर्धसंयुक्त करना चाहिए। लेकिन अगर गुरु लघु दो है तो आप इसमें गुरु ही मारेंगे आंसर। इसका मैंने रीज़न आपको बता दिया। फिर लवण रस का विपाक क्या होता है? लवण रस का विपाक होता है मधुर। मधुर अम्ल लवण का लवण, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले भी सेट में था मेरे हिसाब से। फिर आजन्म सातव्यात की इस रस का लक्षण, ऑफ कोर्स मधुर। मधुर 10th का सी होना चाहिए, 10th का सी है, बिल्कुल 10th का आंसर सी, क्योंकि मधुर ये आजीवन सातवें रस हमें कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 10th हमने उड़ा दिया। फिर 11th, अभ्यंतर रोग मार्ग में होने वाले रोग कौन से है? तो ये रोग हमारे है सभी, सर्दी, अतिसार, ज्वर। मृदु संशोधन किसकी चिकित्सा कही गई है? ये कही गई है हमारी प्रकुपित वात। उसके बाद इनमें से कौन सा सम्यक लंघन का लक्षण है? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर है विमलेंद्रियता, मतलब इंद्रिय आपके विमल, स्वच्छ, पवित्र हो जाएंगे। आपका मन और शरीर भी एक तरह से, शरीर प्यूरिफाई होता है तो मन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, मन पे इफेक्ट पड़ता है तो इंद्रिय पे भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब इंद्रिय भी आपके निर्मल, विमल और अच्छे हो जाएंगे लंघन करने से। टॉक्सिन्स आपके बॉडी में से हट जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, है ना, डीएक्टिवेट हो जाएंगे लंघन से। ठीक है, तो ये लंघन का महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लंघन। ठीक है, इसीलिए हमारे संस्कृति में उपवास का प्रावधान दिया हुआ है। उसके बाद मूलिनी कितने प्रकार के कहे गए हैं? दैट इज 16 कहा गया है। देखो फलिनी 19 है मेरे हिसाब से, मूलिनी मेरे हिसाब से 16 है। अगर बताने में मेरा कुछ इधर उधर हो गया होगा तो आप देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, हो सकता है ना, मैं भी इंसान हूँ, लिखते लिखते कोई अगर गलत ऑप्शन मार दिया या फिर कुछ गलत बता दिया, हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, गलती तो मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, इतना आप समझते हुए बढ़िया से पढ़िए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं। उसके बाद 15 क्षिप्तोष्णा तो ये मृदितम तत् डैश परिकीर्तकम। तो ये 15 का क्या है? बी, फांट। फांट का ये श्लोक है। आपको तो ये टिपिकल चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। स्नेहिक धूमपान में धूम नेत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? मतलब स्नेहिक, स्नेह के साथ धूमपान ऐसा कुछ तो भी है, उसमें धूम नेत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वो है बी, 32 अंगुल। उसके बाद 17, इनमें से क्या अति व्यायाम का लक्षण नहीं है? तो अति व्यायाम का लक्षण क्या नहीं है यहाँ पर? इनमें से क्या अति व्यायाम का लक्षण नहीं है? अति व्यायाम का लक्षण कास है, तृष्णा है, श्रम भी है, लेकिन पांडु नहीं है भाई। अति व्यायाम से पांडु कैसे हो जाएगा? नहीं, इसलिए डी होगा इसका मेरे हिसाब से। 17 का डी, 17 का डी दे रखा है, बिल्कुल सही। उसके बाद 18, अध्यात्म द्रव्य क्या क्या है? अब वो है ना भाई, क्या है वो, बुद्धि, स्मृति, अहंकारो, लिंगानी, परमात्मन, ऐसा कुछ तो भी है ना। अध्यात्म द्रव्य क्या क्या है? ये पदार्थ में भी आपने देखा होगा। 18 का डी दे रखा है, 18 का यहाँ पर डी, सभी। मनोअर्थो, बुद्धि, आत्मा, ये सभी है हमारे अध्यात्म द्रव्य। फिर निर्देशकारित्व किसका गुण है? मतलब निर्देश देना, ऐसा कुछ तो भी, यार गलत हो सकता है, मुझे इसका एकदम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। इसका आंसर है 19 का डी, रोगी। मतलब हाँ, निर्देशों का पालन करे, उनका अनुसरण करे, समझ आ गया, ये है रोगी का लक्षण। फिर वसा व मज्जा का पान किस ऋतु में बताया गया है? तो 20 का बी दे रखा है, 20 का आंसर है बी, दैट इज माधव। माधव कौन सा ऋतु है बे? मैंने कभी सुना नहीं इस ऋतु का नाम, आपको पता है तो देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने आंसर की में माधव दे रखा है, तो आप वो देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। तो और आपको इसका सही आंसर पता है, अगर गलत है तो वो भी कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर हंसोदक का वर्णन किस ऋतु में किया गया है? दैट इज शरद। ऑफ कोर्स यार, हंसोदक तो ट्रेडमार्क है हमारे शरद ऋतु का। क्या है हंसोदक? प्लीज़ अगर आप सही में ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपने देखा है, तो यार मेरी इच्छा है आप कमेंट कीजिए व्हाट इज़ हंसोदक। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ऐसे क्यों आता है
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है। शरद ऋतुचर्या में भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी अलग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विरेचनोपयोगी द्रव्यों में क्या सम्मिलित नहीं है, तो सेकंड का है सी, दैट इज मधुक नहीं है। मधुक मेरे हिसाब से यष्टि मधु होता है, का एक बार देख लीजिए, आई एम नॉट श्योर। बताइए है नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताइए। गुरु चापतर्पणम किसकी चिकित्सा बताई गई है? गुरु च अपतर्पणम किसकी चिकित्सा बताई गई है? ये स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा बताई गई है। मतलब अगर गुरु व्यक्ति है तो उसका क्या करना चाहिए? अपतर्पण। गुरु चा अपतर्पण, देखो गुरु चा अपतर्पण मतलब गुरु च अपतर्पण, जो गुरु है व्यक्ति जो स्थूल है उसका क्या कीजिए आप? अपतर्पण कीजिए, मतलब लंघन कीजिए, ताकि वो पतला हो सके, कृश हो सके। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, निम्न में से कौन सा संशोधन योग्य काल नहीं है? कौन सा नहीं है? फोर्थ का ग्रीम। ग्रीम क्या है? चैत्र कार्तिक श्रावणी, ग्रीष्म कहना चाहता होगा। हाँ, गर्मी में क्या है, हम जनरली संशोधन नहीं करते क्योंकि उसमें बल वैसे ही कम होता है, और संशोधन करने में आपको जो वमन विरेचन करना होता है उसमें थोड़ी बल की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए अब हमारे भी क्लिनिक में जनरली जो पंचकर्म होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादातर नहीं कराए जाते, ज़्यादातर शरद, विंटर, चैत्र और वसंत ऋतु में ही कराए जाते हैं। ऐसा एक ट्रेंड होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद चयो वृद्धि स्वाधम्य हो किसकी परिभाषा है? तो ये फिफ्थ का सी है। फिफ्थ का सी, दैट इज संचय की परिभाषा है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कफ का भेद नहीं है? क्या नहीं है? सिक्स का यहाँ पर बी, साधक, है ना, कफ का भेद बोला ना, तो क्लेदक, बोधक, तर्पक ये कफ के भेद है। निम्न में से कौन सा कफ का भेद नहीं है? तो साधक कफ का भेद नहीं है, पित्त का भेद है। क्लेदक, बोधक, तर्पक ये कफ के भेद है। सही कहा ना? क्लेदक, कफ, बोधक, कफ, तर्पक, कफ के भेद है, ठीक है। डैश अग्नि समापस्थित रिक्त स्थान को पूरा करे। सेवेंथ का क्या बी दे रखा है? सेवेंथ का है समानो अग्नि समीपस्थः, ये उसका आंसर हुआ। उसके बाद विभेति दुर्बलो व भिक्षीणम किसका लक्षण है? ओजक्षय। फिर कृते अप्यकृत संज्ञताम किसका लक्षण है? किसका लक्षण है बेटा? ये मूत्र वृद्धि का लक्षण है। फिर प्रीणन किस धातु का प्राकृत कर्म है? रस धातु का। ऑफ कोर्स 10 का बी हो जाएगा यहाँ पर, यस। उसके बाद निम्न में से तिक्त रस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तिक्त मतलब तीखा, तीखा से उल्टा कड़वा, तो कौन सा कड़वे का उदाहरण नहीं है? तो नीम कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, उदुम्बर पता नहीं, लेकिन मिर्च तीखी होती है, तो ये कटु रसात्मक हो गई, इसीलिए ये इसका आंसर हो सकता है 11 का सी। तो 11 का सी बिल्कुल सही है। 11 का आंसर है सी, दैट इज मिर्च। 11 का सी मिर्च, क्योंकि मिर्ची तीखी होती है भाई, तीखी मतलब कटु, दैट इज पंजेंट मेरे हिसाब से। अगर कुछ गलत है तो आप करेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, अनुपान का निषेध किस रोग में है? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में अनुपान का निषेध किया गया है। ये भाई साहब मैं स्टार दे देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर आपको पूछा जाए कि अनुपान का निषेध किस रोग में किया गया है, तो 12th का ए, दैट इज 12th का ए, ऊर्ध्व जत्रुगत। फिर 13 त्रिविध ज्ञानोपाय में क्या सम्मिलित नहीं है? दैट इज परिषद सम्मिलित नहीं है, गलत है, देख लीजिए आप। अपस्मारोन्माह ग्रह विनाशनम किस मूत्र के लिए कहा गया है? तो 14 का सी। तो थोड़ा यार ये टिपिकल क्वेश्चन है यार। अब ऐसे अगर कोई भी श्लोक आ जाए, आप सारे तो श्लोक कर नहीं सकते, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जो दिख जाता है बस आपको याद रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक दो तीन एमसीक्यू गलत भी हो गए, इतना फर्क नहीं पड़ता है, 20 के 20 ही सही करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने 10 से ऊपर भी कर लिया और बाकी ऐसे क्यों अलग अच्छा अटेम्प्ट कर लिया तो आप पास तो वैसे ही हो जाएंगे। पास होना कुछ बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है अगर आप अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करें तो। पंचकोल, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकोल साधित यवागु की क्या कार्य है? पहले तो आप बताइए पंचकोल क्या है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर मोठा, ऐसा कुछ तो भी है ना? तो 15 का मेरे हिसाब से दीपनीय सुलग्न दोनों हो सकता है ना? पंच पंचकोल साधित यवागु। पंचकोल मेरे हिसाब से एसिडिटी में यूज़ करते हैं, मतलब अम्ल पित्त में। तो दीपनीय यहाँ पर हो गया, और सुलग्न भी प्रॉपर्टी उसकी होती है। तो एक बार देख लेते हैं 15 का सी है क्या? 15 का सी बिल्कुल सही है, 15 का आंसर है सी। 15 का सी। उसके बाद जी मुतक के कितने योग है? तो 16 का सी, 16 का सी, दैट इज 39। कृष व्यक्ति की पुष्टि के लिए किसका अनुपान करना चाहिए? तो हाँ, 17 का है डी, सुरा।
ये आया था क्वेश्चन, रिपीट हुआ। कृश व्यक्ति के लिए किसका अनुपान सूरा, मैंने बोला था स्थूल व्यक्ति के लिए किसका, स्थूल व्यक्ति के लिए, मोटे व्यक्ति के लिए मधु मतलब हनी। उसके बाद विष्टब्दा जीर्ण की चिकित्सा क्या है, क्या है विष्टब्दा जीर्ण की चिकित्सा, दैट इज 18th का ये स्वेदन सी, क्योंकि विष्टब्दा जीर्ण देखो, आमाजीर्ण कफ के कारण, विदग्धा जीर्ण पित्त के कारण, विष्टब्दा जीर्ण वात के कारण। वात के लिए स्नेहन स्वेदन बेस्ट होता है उपक्रम में, अगर आपने दोषोपक्रमण या अष्टांग हृदय का अध्याय पढ़ा हुआ, इसलिए 18 का, इसीलिए बेटा 18 का सी, दैट इज 18 का सी। उसके बाद सही है 19 तुल्यार्थ ही सामान्य में, ऑफ कोर्स बी, आँख बंद करके मार दूंगा मैं 19 का, यहाँ पर जो है 19 का बी, 19 का बी। उसके बाद 20 पित्त शामक रस कौन सा है, तो पित्त शामक रस मेरे हिसाब से अपना मधुर तिक्त कषाय मेरे हिसाब से पित्त शामक होता है। तो 20 का डी है क्या, 20 का डी, बिल्कुल 20 का है डी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन से ग्रुप ऑफ रस, जैसे मधुर अम्ल लवण ये वात की वृद्धि, नहीं नहीं, मधुर अम्ल लवण से वात का शमन होगा, कटु तिक्त कषाय से कफ का शमन होगा, और मधुर तिक्त कषाय से पित्त का शमन होगा। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसीलिए 20 का आंसर दे रखा डी, यहाँ पर ही देख लेते 20 का आंसर है डी। बिल्कुल इसी के साथ साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है 100 MCQs सॉल्व कर लिए हैं। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, बढ़िया तरीके से पेपर लिख के आइए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।